ओम। पुस्तक का क्रमशः पठन। पहला भाग, पुस्तक परिचय। पुस्तक का नाम बागी दयानंद, लेखक स्वामी विद्यानंद सरस्वती, प्रकाशक श्री घूड़मल प्रहलाद कुमार आर्य, धर्मार्थ न्यास, हिंडौन सिटी, राजस्थान। संस्करण स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती एवं प्राध्यापक राजेंद्र जिज्ञासु, अमृत महोत्सव सन 2006। प्रकाशकीय। स्वराष्ट्र, स्वभाषा, स्वभूषा, स्वसंस्कृति, स्वतंत्रता के प्रबलतम पक्षधर महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसे दिव्य राष्ट्र पुरुष थे जिनका संपूर्ण चिंतन और कार्य जहां आध्यात्मिकता से ओतप्रोत था, वहीं राष्ट्र उनके लिए प्रथम था। व्यक्ति की सर्वांगीण उन्नति स्व से ही प्रारंभ होती है। किसी भी क्षेत्र की पराधीनता व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए अधोगति का कारण बनती है। पराधीन व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। यह तथ्य स्पष्ट है कि भारतवर्ष की स्वाधीनता के लिए एकदम साफ और बुलंद शब्दों में आवाज उठाने वाले व्यक्ति महर्षि दयानंद ही थे, और इसके लिए कष्ट और अमानवीयता की सीमा तक यातनाएं सहने वाले अधिकांशतः देव दयानंद के अनुयायी व पथानुगामी ही थे। उस समय के प्रायः सभी युग पुरुष व महापुरुष जहां कुछ एक क्षेत्रों में कार्य करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ रहे थे, वहां मात्र महर्षि दयानंद ने संपूर्ण क्रांति के लिए कार्य किया। वर्तमान में भी सच्चे अर्थों में महर्षि के अनुयायी राष्ट्र के लिए बिना किसी फलितार्थ की चाहना के कार्य कर रहे हैं। युग ऐसा हो रहा है कि बिना प्रचार के मूल्यांकन होता ही नहीं है। इस सब की ओर कार्य करने वालों का ध्यान होता ही नहीं। वर्तमान में स्वदेशी का नारा एक राजनीतिक मुद्दा सा बन गया है, लेकिन ऐसे आत्मश्लाघी प्रचारक समय आने पर अपने या समूह के लाभ के लिए रास्ता निकाल लेते हैं और फिर भोले लोग उनके पीछे लग लेते हैं। महर्षि की इस विचारधारा की प्रासंगिकता हर समय रहेगी। इस विचारधारा की आज के उदारीकरण के युग में तो और भी अधिक आवश्यकता है। पूज्य स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती महर्षि के ही अनुयायी हैं, जिन्होंने अथक परिश्रम और कार्य करने के पश्चात भी सरकारी सुविधाएं स्वीकार नहीं की। स्वामी जी ने बड़ी विद्वत्ता पूर्ण पर सरल भाषा में इस विषय को ग्राह्य बना दिया है। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक का अधिकतम लोगों में प्रचार किया जाएगा, जिससे भावी पतन से बचा जा सके। हम पूज्य स्वामी श्री जगदीश्वरानंद जी सरस्वती का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने पुस्तक को त्रुटि रहित बनाने में अपना स्नेहिल सहयोग प्रदान किया है। प्रभाकर देव आर्य। लेखक का परिचय। पूर्वाश्रम में प्रिंसिपल लक्ष्मीदत्त दीक्षित के नाम से प्रख्यात स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती वैदिक सिद्धांतों के मर्मज्ञ विद्वान, गंभीर चिंतक, यशस्वी लेखक तथा कुशल वक्ता हैं। वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, प्राचीन इतिहास तथा आधुनिक समस्याओं पर संस्कृत, हिंदी तथा अंग्रेजी में लगभग 50 मौलिक तथा प्रामाणिक ग्रंथों की रचना की है। देश के मूर्धन्य विद्वानों तथा नेताओं ने स्वामी जी के ग्रंथों की प्रशंसा की है तथा केंद्रीय व प्रादेशिक सरकारों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं ने पुरस्कृत किया है। लगभग 50 वर्ष तक स्वामी जी ने शिक्षा क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है, जिनमें 20 वर्ष तक आप डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों के प्रिंसिपल तथा कुछ समय तक गुरुकुल विश्वविद्यालय की उच्च स्तरीय समितियों के सदस्य रहे हैं।
सन 1972 में भारत के राष्ट्रपति ने स्वामी विद्यानंद जी को उनकी योग्यता तथा शिक्षा के क्षेत्र में दीर्घकालीन सराहनीय सेवाओं के उपलक्ष्य में पंजाब विश्वविद्यालय के सेनेट के प्रतिष्ठित सदस्य के रूप में मनोनीत किया। स्वामी विद्यानंद जी सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा तथा आर्य प्रादेशिक सभा पंजाब के सबसे पुराने सदस्य, ओल्डेस्ट लिविंग मेंबर हैं। महात्मा नारायण स्वामी के समय में स्वामी जी ने 5 वर्ष तक सभा के उपमंत्री के पद पर कार्य किया, जब पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति उप प्रधान तथा पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय मंत्री थे। आर्य समाज के इतिहास में हुए तीनों सत्याग्रहों, हैदराबाद, सिंध तथा पंजाब में भाग लेने का श्रेय केवल स्वामी विद्यानंद जी को प्राप्त हुआ। फिर भी स्वामी जी ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उसके उपलक्ष्य में मिलने वाली पेंशन और सुविधाओं को लेना स्वीकार नहीं किया। सन 1960-61 में आर्य प्रादेशिक सभा पंजाब को सार्वदेशिक सभा के अंतर्गत लाने और दिल्ली के सब आर्य समाजों को एक सूत्र में पिरोकर आर्य केंद्रीय सभा की स्थापना करने का श्रेय भी स्वामी जी को ही है। सन 1965-66 में पंजाब के विभाजन के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए पंजाब की दोनों सभाओं ने संयुक्त रूप से उसका मंत्री स्वामी जी को ही बनाया था। भारतीय शुद्धि सभा, दयानंद साल्वेशन मिशन, दयानंद दलितोद्धार मंडल, दिल्ली प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन, आर्य समाज शिक्षा परिषद, आर्य विद्या परिषद पंजाब आदि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक संस्थाओं की गतिविधियों में पिछले 55 वर्षों से स्वामी विद्यानंद जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बागी दयानंद। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में सर टॉमस रॉ को भारत में अपना राजदूत बनाकर भेजा। सर टॉमस रॉ ने तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर से समुद्र तट पर सूरत के समीप एक कुटिया अर्थात कोठी डालने की अनुमति प्राप्त कर ली। कालांतर में यही कुटिया भारत में विदेशी राज्य की नींव का पत्थर सिद्ध हुई। भारत में अंग्रेजों ने अपना कारोबार इंग्लैंड में प्रतिष्ठित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शुरू किया। यह कंपनी कोरी व्यावसायिक संस्था न होकर एक व्यापक साम्राज्यवादी योजना के अंतर्गत एक अत्यंत सशक्त इकाई थी। इसकी अपनी सेना थी। भारतीय रियासतों के परस्पर संघर्ष का लाभ उठाकर यह सेना क्रमशः देश पर अपना अधिकार करती गई। सन 1849 में पंजाब पर विजय के साथ उसका अभियान पूरा हो गया और समूचे भारत में यूनियन जैक फहराने लगा। परंतु विज्ञान का सिद्धांत है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, अर्थात प्रत्येक क्रिया की उतनी ही जोरदार और विरोधी प्रतिक्रिया होती है। भारतीयों के भीतर विद्रोह की आग सुलगने लगी, जो 10 मई 1857 के दिन ज्वाला बनकर भड़क उठी और देश के कोने कोने में फैल गई। यह आग कुछ ही दिनों में ठंडी पड़ गई, परंतु ठंडी पड़ने पर भी वह बुझी नहीं। ये ठीक है कि भारतीयों का अपना अभिष्ट सिद्ध नहीं हुआ, किंतु अंग्रेजों को भी लोहे के चने चबाने पड़े। परिणामतः ब्रिटिश सरकार को अब कूटनीति का सहारा लेना पड़ा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास करके भारत के शासन तंत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधा अपने अधीन कर लिया। 1 नवंबर 1858 को तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने दरबार किया और उसमें महारानिया विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया।
उसमें कहा गया था, हमारी प्रबल इच्छा है कि अब हम भारत में शांतिपूर्ण उद्योगों को प्रोत्साहन दें, जनोपयोगी और उन्नति के कार्यों को आगे बढ़ाएं और अपनी प्रजा के हित की दृष्टि से कार्य करें। उनकी समृद्धि ही हमारी शक्ति होगी, उनकी संतुष्टि ही हमारी सुरक्षा होगी और उनकी कृतज्ञता ही हमारा पुरस्कार होगा। यद्यपि ईसाईयत में हमारा पूर्ण विश्वास है, फिर भी हम अपने विश्वासों को अपनी प्रजा पर थोपना नहीं चाहते। हम अपनी यह शाही इच्छा घोषित करते हैं कि अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण किसी के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत सबको समान रूप से कानून का निष्पक्ष संरक्षण प्राप्त होगा। अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों को हम चेतावनी देते हैं कि यदि किसी ने हमारी प्रजा के धार्मिक विश्वासों और पूजा पद्धति में हस्तक्षेप किया तो उसे हमारे तीव्र कोप का भाजन होना पड़ेगा। सत्यार्थ प्रकाश से भी पहले सन 1874 में ऋषि दयानंद ने आर्याभिविनय की रचना की थी। उसमें उन्होंने लिखा था, अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी शासन न करे, हम कभी पराधीन न हो। अंग्रेजों के उस दमनकारी राज्य में क्या कोई और नेता इस प्रकार की बात कहने की हिम्मत कर सकता था? विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह की कितनी लपलपाती ज्वाला धधक रही होगी उस व्यक्ति के हृदय में जिसने अपने अनुयायियों के लिए लिखी प्रार्थना पुस्तक में भी उन्हें प्रतिदिन विदेशी शासन से मुक्त होने की प्रार्थना करने का निर्देश किया था। क्या सन 1942 में गांधी जी का अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दयानंद के उक्त कथन से प्रेरित नहीं था? अपने कथन की व्याख्या करने तथा विक्टोरिया की घोषणा का तुर्की ब तुर्की जवाब देने के लिए अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि ने लिखा, कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है, अथवा मत मतांतर के आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य प्रजा पर माता पिता के समान कृपा दया और न्याय के साथ भी विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं हो सकता। कितना प्रखर था दयानंद का तेज और स्वराज्य प्राप्ति के लिए कितनी प्रबल थी उनकी भावना, यह जानने के लिए यह एक ही उदाहरण पर्याप्त है। सन 1944 में संपन्न पंचम आर्य महासम्मेलन के अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दयानंद के इस उद्घोष को उद्धृत करके कहा था, Could there be a bolder declaration of war against foreign domination? अर्थात विदेशी शासन के विरुद्ध क्या इससे अधिक निर्भीक घोषणा हो सकती थी? यह एक मेधावी एवं जुझारू योद्धा की वाणी थी। यह सब दयानंद ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से 10 वर्ष पूर्व सन 1874-75 में लिखा था। उस समय के अन्य राष्ट्रीय नेता किस प्रकार सोचते थे उसका पता हमें सन 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के सभापति श्री व्योमेश चंद्र बैनर्जी के अध्यक्षीय भाषण से लगता है। उन्होंने अपने भाषण का समापन इन शब्दों से किया था, ग्रेट ब्रिटेन ने हमें शांति और व्यवस्था दी है, उसने हमें रेलवे दी है और सबसे बढ़कर पाश्चात्य शिक्षा का अमूल्य वरदान दिया है। यूरोप में शासन के संबंध में जो विचार वर्तमान में प्रचलित हैं, यदि भारतीय लोग उनके अनुसार अपने देश की शासन के संचालन की इच्छा करें तो यह बात ब्रिटिश सरकार के प्रति उनकी भक्ति की भावना में किसी प्रकार बाधक नहीं होगी। इससे स्पष्ट है कि उस समय तक राष्ट्र नेताओं के मन में स्वराज्य अथवा राजनीतिक स्वाधीनता का विचार तक नहीं पैदा हुआ था। इतना ही नहीं, उस युग में कांग्रेस के अधिवेशनों में महारानिया विक्टोरिया की जय जयकार की जाती थी।
और जब ऋषि दयानंद विदेशी राजा हमारे देश में कभी शासन न करे का उद्घोष कर रहे थे, तब कांग्रेस के अधिवेशनों में सम्राट पंचम जॉर्ज को लक्ष्य करके बड़े उत्साह पूर्वक लॉन्ग लिव द किंग का गीत गाया जाता था। उस समय के हमारे नेताओं के लिए यही पर्याप्त था कि ब्रिटिश शासक यह विश्वास कर लें कि भारत में एक ऐसा वर्ग भी है जो उनका वफादार है और समय पड़ने पर उनका सहायक सिद्ध हो सकता है। क्रमशः